अभी देखते हैं स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव अगर एक स्ट्रिंग में हम लोग लेते हैं तो उसके इक्वेशंस क्या होंगे। एनीवेज थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक डायग्राम पता हो तो बेस्ट होगा। मान लो एक रिजिड सपोर्ट है और वहाँ पे आपने से एक रोप कनेक्ट की और ये रोप को आपने एक एंड के फिक्स कर दिया है और दूसरा एंड आपके हाथ में। मान लो अगर आप ऐसे एक जर्क देते हो तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स है वो ऊपर नीचे मूव करना परफॉर्म कर देंगे और आपको ऐसा कुछ मिलेगा, समथिंग लाइक दिस। और जैसे ये पॉइंट पे रोप आ जाती है वो रिफ्लेक्ट भी होगी, है कि नहीं। तो ये स्पेसिफिक अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम इसको मैथमेटिक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या। तो आंसर इज यस। मेरे पास एक वेव है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे जा रही है और दूसरी वेव जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आ रही है अगर मैं एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहा हूँ तो फर्स्ट केस में अगर मेरी फर्स्ट वेव y1 xt है और मेरी सेकेंड वेव y2 xt है ना, तो फिर हमें क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है yx, t। तो कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली मुझे y1 और y2 को ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो हम लोग ऐड कर देंगे लेकिन हमें ये पता होना चाहिए y1 xt और y2 xt की वैल्यू क्या होगी। एनीवेज ये तो जा रही है एक डायरेक्शन में और यहाँ पे कोई भी फेज डिफरेंस की बात नहीं है पहले केस के लिए। तो y1 की वैल्यू क्या होगी मेरी a sin ओमेगा t। लेकिन दूसरी जो है देखो ये π/2 का पाई का डिफरेंस दिख रहा है तो फिर वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, है ना, और ये पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो लेट y1 is a sin omega t minus kx, that is a wave moving in a forward direction, that is a progressive wave। and second जो है मेरे पास yt a sin omega t plus kx, प्लस क्यों लिखा है यहाँ पे, बिकॉज दूसरी वेव जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, दैट्स वाई सिंबल इज अ प्लस। एंड यहाँ पे आपका जो फाई की वैल्यू है दैट इज गिवन बाय पाई। सो अगर इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओके, तो ये कैसे कर सकते हो आप, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अल्टीमेटली आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल वाई एक्स टी इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, y2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अभी मेरे पास साइन c और साइन d है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो साइन c माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस ऑफ c प्लस डी अपॉन 2 साइन ऑफ c माइनस डी अपॉन 2। तो यहाँ पे ये अगर मेरा पूरा का पूरा c है और ये अगर मेरा पूरा का पूरा d है तो c प्लस डी अपॉन 2 क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस के प्लस के एक्स, तो के एक्स कट हो जाएगा 2 टाइम्स ओमेगा टी अपॉन 2, है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो माइनस 2a कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ के एक्स। तो एनीवेज ये मुझे वैल्यू मिल गई जब भी मैं कॉस ऑफ c प्लस डी अपॉन 2 और साइन ऑफ c माइनस डी अपॉन 2 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो सो y ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू माइनस 2a साइन के एक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी। और ये वाली जो चीज है इसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। अभी अगर मैं ये इक्वेशन कंसिडर करूं तो ये इक्वेशन vt प्लस माइनस एक्स, ऐसा कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं है। इसको सॉल्व करने के बाद ऐसा कोई भी टर्म अगर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो है वो मूविंग हार्मोनिक वेव नहीं है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट मैथमेटिकली इट इज अ स्टैंडिंग वेव और इट इज अ स्टेशनरी वेव। तो यहाँ पे एनर्जी प्रोपेगेट आपकी नहीं हो रही है। अगर मैं एक एंड कंसिडर करूँ स्ट्रिंग का तो वहाँ पे मेरी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो अगर एक्स की वैल्यू अगर आप जीरो सब्स्टिट्यूट करते हो अगर ये रिजल्टेंट इसमें, तो अल्टीमेटली आपको y की वैल्यू जो है वो जीरो मिलेगी और यही पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड, है ना। तो सिमिलरली एंटी नोड के लिए भी हमें इक्वेशन मिल सकता है। एट अदर एंड x की वैल्यू अगर l के बराबर है तो y इज इक्वल्स टू माइनस 2a साइन ऑफ के एल कॉस ऑफ ओमेगा टी। एज अदर एंड इज अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर फॉर y इज इक्वल्स टू जीरो साइन ऑफ के एल की वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर होगी। और साइन ऑफ जीरो कब हो सकता है, जब भी साइन ऑफ n पाई हम लोग लेंगे। तो n की वैल्यू आप 0 1 2 3 4 जितनी डालनी है आप डाल सकते हो। सो के एल एंड एन पाई को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहां पे मुझे 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एल विच इज इक्वल टू एन पाई, बिकॉज के इज अ प्रोपगेशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 2 पाई अपॉन लैम्डा के बराबर होती है। तो रीअरेंज करो, लैम्डा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, पाई पाई कट हो जाएगा, सो 2l अपॉन एन। तो ये क्या मिल गई मुझे, वेवलेंथ की वैल्यू मिल गई विच इज अ 2l अपॉन एन। अभी ये स्पेसिफिक केस में n का मतलब क्या है, n की वैल्यू 1 2 3 जो भी आपको लेनी है ले सकते हो, करस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ अ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। तो अभी हमने क्या पढ़ा,
एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखी स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग। अभी देखते हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन स्टैंडिंग एंड स्टेशनरी वेव्स। मान लो मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट है और उसके साथ मैंने एक स्ट्रिंग कनेक्ट की है और इसको अगर आप वाइब्रेट करते हो, है ना, तो फिर मुझे कुछ फ्रीक्वेंसी के इक्वेशंस मिलते हैं और उसके लिए हमें कुछ मैथमेटिक्स यूज़ करना है। सिंपल है बहुत। मान लो एक रिजिड सपोर्ट के साथ मैंने एक स्ट्रिंग को कनेक्ट किया था और उसको अगर आप ऐसे ऊपर नीचे करते हो, है ना, तो आपको कुछ पैटर्न दिखाई देगा। मान लो केस 1 है मेरे पास, जहाँ पे एक एंड को आपने फिक्स रखा था, दूसरे को जैसे आप ऊपर नीचे करते हो और ऐसा कुछ पैटर्न मिला मुझे, समथिंग लाइक दिस, है ना। ऐसा मान लो गिटार का एक स्ट्रिंग है, दोनों एंड से फिक्स है, उसको अगर आप खींचते हो तो क्या होता है, ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट होता है कि नहीं, सेम चीज़ है। तो यहाँ पे मेरी जो वेवलेंथ है, अगर टोटल वेवलेंथ ऐसी अगर होती है तो ये जो गिटार की स्ट्रिंग आपने खींच के ऐसे ऊपर नीचे की थी, तो यहाँ पे आपको आधी वेव ही दिखेगी, है ना, और ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है ऐसा आपको लगेगा। एग्जैक्टली ये डायग्राम जो है, तो इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ किसके बराबर होगी, वेवलेंथ बाय 2। यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू 1 कंसिडर कर रहे हैं, लैम्डा 1 की वैल्यू होती है या वेवलेंथ की वैल्यू होती है 2l/n। ये अभी अभी हम लोग ने डेरिवेशन जो देखा था उसका ये फाइनल आंसर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। सो 2l/1, n की वैल्यू हम लोग ने ली 1, तो इसका मतलब लेंथ की वैल्यू कितनी आई, लैम्डा 1/2। अभी यहाँ पे 2 नोड्स है और एक एंटी नोड है, ये 2 पॉइंट्स अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, सिर्फ जो सेंटर वाला पॉइंट है वो अपनी जगह पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, तो फ्रीक्वेंसी v इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है। तो n1 हम लोग डिनोट कर रहे हैं टू गेट द फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ अ वाइब्रेशन। सो n1 इज v/λ1। सो λ1 की जगह पे आप क्या डाल सकते हो, 2 टाइम्स l डाल सकते हो, तो इसको ही हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये सबसे बेसिक है, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई फंडामेंटल ये वर्ड यूज किया जाता है। ओके, अभी हमारे पास v का फॉर्मूला है √T/m। ये हम लोग ने प्रॉपर डिराइव किया था, याद है आपको? अगर नहीं तो आप प्रीवियस वाला लेक्चर देखो जहां पे मैंने प्रॉपरली डिराइव किया है वेलोसिटी ऑफ अ स्ट्रेट स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड ये जो m है ये रिप्रेजेंट करता है मास पर यूनिट लेंथ। एनीवेज, सो यहाँ पे n1 इज इक्वल टू v/2l है, तो v की वैल्यू √T/m डाल दो, तो n1 की वैल्यू मिलेगी 1/2l √T/m। इसको बोलेंगे हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मोड। ये सबसे बेसिक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अभी ऐसे ही सेकंड है, सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, है ना। तो सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा, एक एंड आपने फिक्स किया है, मान लो आपको ऐसे कुछ तो वेव का पैटर्न मिला, तो ये स्पेसिफिक केस में जो लेंथ होगी, देखो ना वेवलेंथ मुझे पूरी की पूरी दिखाई दे रही है, तो लेंथ किसके बराबर है, वेवलेंथ के बराबर है। तो इसका मतलब λ2, हम लोग 2 क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। दैट्स वाई वी आर राइटिंग λ2 विच इज इक्वल टू 2l/n। सो 2l/n के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2, बिकॉज सेकेंड मोड है। सो विच इज इक्वल टू 2/2 कट हो जाएगा और इक्वल टू क्या आएगा, l। तो इसका मतलब l की वैल्यू किसके बराबर होगी, λ2। इसका मतलब यहाँ पे जो लेंथ है वो कंप्लीट वेवलेंथ हमें मिल रही है। यहाँ पे मेरे पास कितने नोड्स है, 1 2 3 नोड्स है, और यहाँ पे कितने एंटी नोड्स है, 2 एंटी नोड्स है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग निकाल सकते हैं क्या, क्यों नहीं निकाल सकते। n2 इज इक्वल टू v/λ2, λ2 की जगह पे l लिख देंगे, तो n2 की वैल्यू क्या होगी, v/l। और ये क्या है, सेकेंड हार्मोनिक, या फिर इसको बोला जाता है फर्स्ट ओवरटोन। हमेशा ध्यान में रखो, एग्जाम में पूछा जाता है सेकंड हार्मोनिक कैलकुलेट करो, या फिर कभी कभी वो वर्ड्स में देते हैं फर्स्ट ओवरटोन कैलकुलेट करो। मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्वेश्चन गलत करके आते हैं। गलत नहीं करना है, करेक्ट करना है। एनीवेज वी नो दैट v इज इक्वल टू √T/m। सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि यहाँ पे, तो करो ना, n2 इज इक्वल टू 1/l √T/m। तो n2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 टाइम्स n1 के बराबर होगी। देखो ना, ये क्या है, ये हाफ है और ये क्या है, फुल है। सो n2 इज 2 टाइम्स n1। ये नोट क्या है थोड़े टाइम के बाद में देखेंगे, पहले तो आप इधर ध्यान दो। थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसमें देखो वेव कैसे मिल रही है मुझे, यहाँ पे एक जाने वाली एक आने वाली वेव है ना। तो लेंथ देखो, एक पूरी और एक आधी वेव। सो लेंथ कितनी होगी, 3λ 3/2। ओके, तो यहाँ पे λ3 की वैल्यू होती है 2l/n। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ n एज अ 3 इन दिस केस, बिकॉज थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालना है। सो 2l/3, और l की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3/2 λ3। ओके, यहाँ पे मेरे पास कितने नोड्स है, 1 2 3 4 नोड्स है, और एंटी नोड्स कितने हैं, 3 एंटी नोड्स है। Therefore frequency of a vibration of a string n3 is given by v/λ3 which is equals to, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे λ3 की,
तो क्या वैल्यू होगी यहाँ पे लैम्डा 3 की? अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2L/3 होगी। तो ये 3 ऊपर जाएगा तो 3/2 क्या आएगा? V/L। तो इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, या फिर इसको बोला जाता है सेकेंड ओवरटोन। अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट। वी नो दैट V इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T/M। अगेन ये सेम चीज है। सो N3 की जगह पे क्या लिख सकते हो? 3/2L, और ये V के जगह पे क्या लिखा मैंने? स्क्वायर रूट ऑफ T/M। तो अगर मैं N3 की वैल्यू निकालने की करूँ, या फिर थर्ड हार्मोनिक या फिर सेकंड ओवरटोन की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, और अगर मुझे फर्स्ट पता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये 3 गुना है जो मेरा पहला वाला है वो। तो N3 इज 3 टाइम्स N1। तो अभी हमने क्या देखा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये चीज हम लोग ने देखी। तो हम लोग पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। नोड देखो, जो 0 होता है वहां पे होता है L/N पे होता है, L/2N पे होता है, L/3N पे होता है, एंड सो ऑन। तो देखो पोजीशन ऑफ अ नोड, x की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? 0, L/N, 2L/N, 3L/N अप टू L तक। एनीवेज, लेकिन एंटी नोड किधर होता है? जब भी वो आधा होता है तभी। सो एनीवेज L/2N, 3L/2N, 5L/2N। तो इसको अगर जनरल टर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हो? 2N-1 इंटू L/2N। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है या स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। कभी कभी आपको 10th ओवरटोन दे देते हैं, या फिर n की वैल्यू 10 दे देते हैं, 15 दे देते हैं। तो वो टाइम पे आप कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में सब्स्टिट्यूट करो। अभी आती है नोट के पास। जनरल अगर मुझे निकालना है तो लैम्डा nth फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता, सो 2L/N। तो nth फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी V/λn। सो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं n इंटू V/2L। लैम्डा n की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। सो इसका मतलब nth फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी n टाइम्स N1। सो इसको हम लोग बोलेंगे nth हार्मोनिक, या फिर इसको बोला जाता है N-1th ओवरटोन। सिंपल था ना, आसान था ना? देखने में सिर्फ बड़ा दिखता है ये, जब भी आप एक्चुअल में सॉल्व करना स्टार्ट करोगे इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये आप लिखोगे तभी जाके आपको मजा आएगा, और तभी जाके ये सारी चीजें आपके ब्रेन में फिक्स हो जाएगी, और ये इसके रिलेवेंट न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन आप इजीली लिख पाओगे। तो सिर्फ लेक्चर देखो मत, आप अपना नोटबुक भी लो, उसमें आप लिखो जो भी मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है वो। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। अभी ये क्या चीज है, और सबसे पहले वो फॉर्मूला कैसे आया वो भी हमें पता होना चाहिए। मान लो अगर 2 रिजिड सपोर्ट्स है मेरे पास, और वहां पे अगर आपने एक स्ट्रिंग कनेक्ट की है, और इसको अगर आप वाइब्रेट करवाते हो तो आपको क्या मिलेगा? ऐसा कुछ तो पैटर्न मिलेगा। ये ऑलरेडी देखा है हमने, है कि नहीं? सो यहाँ पे वेलोसिटी जो है ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसका डेरिवेशन भी हम लोग ने किया है। सो V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T/M, है कि नहीं? ओके, तो वेलोसिटी अगर स्क्वायर रूट ऑफ T/M है, तो यहाँ पे V की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? n लैम्डा के बराबर कुछ तो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मुझे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए तो n इज गिवन बाय, रीअरेंज करो टर्म्स को, 1/λ स्क्वायर रूट ऑफ T/M। और यहाँ पे जो मुझे वेवलेंथ दिखाई दे रही है ना, वो कितनी है? तो मतलब वेवलेंथ जो है दैट इज हाफ वेवलेंथ मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अगर L में कंसिडर करूँ तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 2L के बराबर होगी। देयरफॉर n की वैल्यू क्या होगी आपकी? n इज 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ T/M। ये इक्वेशन मिला। अभी 3 चीज़ों के बारे में बात होगी। लॉ ऑफ लेंथ के बारे में बात होगी, लॉ ऑफ टेंशन के बारे में बात होगी, लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ के बारे में बात होगी। तो देखते हैं 1 by 1। लॉ ऑफ लेंथ क्या बोलता है ना? लॉ ऑफ लेंथ ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ठीक है, इन विच फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज proportional to length of the string. Fundamental frequency is proportional to length of the string only when tension in the string and mass per unit length of the string are constant. यहाँ पे मैंने क्या बोला? मैंने कुछ याद नहीं किया है, या मैं कुछ बाय हार्ट करके नहीं आया हूँ। मैंने क्या यूज किया है? यहाँ पे n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब भी T और M पॉसिबल ही कांस्टेंट है, तो है ना। सो यहाँ पे स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? लॉ ऑफ लेंथ ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इन विच फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, देखो वर्ड्स कैसे बनाए मैंने, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो इनवर्सली लिखो, ओनली व्हेन टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। तो अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो n1 L1 इक्वल टू n2 L2, ये वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। अगर कुछ अलग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं, अगर लेंथ अलग लेते हैं तो इन जनरल हम लोग क्या बोल सकते हैं? n इंटू L, फ्रीक्वेंसी इंटू लेंथ, ये जो चीज़ है वो कांस्टेंट है।
दूसरा अगर हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ टेंशन, तो लॉ ऑफ टेंशन में एल और एम को आपको कांस्टेंट रखना है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ टेंशन इन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन इन अ स्ट्रिंग ओनली व्हेन लेंथ एंड मास आर कांस्टेंट, है ना। सो यहाँ पे n1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t1 इक्वल टू n2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t2 कांस्टेंट है। अलग फ्रीक्वेंसी अलग टेंशन अगर आप लेते हो तो, लेकिन रेशो जो है वो सेम है। सो इन जनरल हम बोल सकते हैं n अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t इज कांस्टेंट वैल्यू। और तीसरा है लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी और मास पर यूनिट लेंथ। तो इसमें क्या है, हम लोग को m की वैल्यू लेनी है, तो l और t जब भी कांस्टेंट हो गए तभी हम बोल सकते हैं n इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m, है ना। सो इफ t एंड l आर कांस्टेंट देन n इज दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m। सो n1 m1 स्क्वायर रूट इक्वल टू n2 स्क्वायर रूट ऑफ m2 इक्वल टू कांस्टेंट। तो n स्क्वायर रूट ऑफ m ये चीज क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, लेकिन m की वैल्यू क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ। तो m अपॉन l है, मास के जगह पे क्या लिख सकते हो, डेंसिटी टू वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी की जगह पे क्या लिख सकते हो, रो इंटू पाई आर स्क्वायर l लिख दिया। ये वॉल्यूम आपका पाई आर स्क्वायर एल है, लेंथ के बारे में बात कर रहे हो आप, है ना। ये वायर है तो इसका पाई आर स्क्वायर इंटू एल आएगा। सो हम लोग यहाँ पे एल एल विल गेट कैंसल, सो एम की वैल्यू मिलेगी रो इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अभी मेरे पास क्या है, अगर ये इक्वेशन में अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो n1 स्क्वायर रूट ऑफ रो पाई r1 स्क्वायर इक्वल टू n2 स्क्वायर रूट ऑफ रो पाई r2 स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं जो डेंसिटी है मटेरियल की वो सेम है, दैट्स वाई रो लिखा है हमने। सो रो 1 रो 2 ये सेम है, तो यहाँ पे r1 स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा n1 r1 इक्वल टू n2 r2, और अल्टीमेटली ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, है कि नहीं। सिमिलरली इफ मटेरियल ऑफ अ स्ट्रिंग इज मेड अप ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल, और अगर रो 1 रो 2 डेंसिटीज की वैल्यू अगर सेम नहीं है, लेकिन अगर हम लोग r1 r2 रेडियस अगर सेम लिखते हैं, सो n हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो या डेंसिटी के हिसाब से मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ रो के हिसाब से मिलेगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 मार्क के लिए ये पूछा जा सकता है, अगर नहीं तो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हर साल पूछे जाते हैं। अभी डिस्कस करते हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ सोनोमीटर। तो सोनोमीटर का जो एक्सपेरिमेंट है मोस्टली वो प्रैक्टिकल्स में पूछा जाता है, अगर नहीं तो जो एग्जाम है आपकी उसमें 2 या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सोनोमीटर के बारे में जो लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेटेज विल बी 3 मार्क्स, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट क्या है। ओके, डायग्राम देखो, हमारे पास एक साउंड बॉक्स होता है। आपके प्रैक्टिकल्स में जब भी आप जाओगे ना तो आपको ऐसा एक साउंड बॉक्स दिखाई देगा, ठीक है। साउंड बॉक्स कंपेरेटिवली थोड़ा सा बड़ा ले लिया जाता है, क्योंकि अगर आप बड़ा साउंड बॉक्स लेते हो तो वहाँ पे जो वाइब्रेशंस है उसको सही ढंग से प्रोड्यूस किया जा सकता है, पहली चीज़। दूसरा, यहाँ पे आपके पास ऐसे सपोर्ट्स है, ये सपोर्ट्स यूज करके हमें एक लेंथ, वायर की लेंथ है उसको कनेक्ट करना है। तो ये पहला पार्ट है हुक का, यहाँ पे आपने इसको टाइटली अटैच किया है। उसके ऊपर से ये एक पुली से होके ये वायर एक हैंगर को अटैच की जाती है। ये हैंगर के एंड में आप वेट्स को डाल सकते हो। सो यहाँ पे ये जो वेट्स है इसको आप निकाल भी सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, और जब भी आपको चाहिए तभी आप इसमें वो डाल भी सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। एनीवेज, आपके पास एक ट्यूनिंग फोर्क होना चाहिए, और ट्यूनिंग फोर्क के साथ साथ एक रबर का पैड भी होना चाहिए। रबर का पैड क्यों चाहिए, जब भी ट्यूनिंग फोर्क आपके पास होगा तो उसको वाइब्रेट करना पड़ेगा। तो रबर पैड के ऊपर जब भी आप मारोगे तो ट्यूनिंग फोर्क आपका वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। डायरेक्टली हाथ पे तो नहीं मारोगे ना, तो इसके लिए वो रबर पैड चाहिए आपको। या फिर कुछ बच्चे तो साउंड बॉक्स के ऊपर मार देते हैं, है ना, ऐसा नहीं करना है भाई। चलो, तो आपके पास एक ट्यूनिंग फोर्क है वो होना चाहिए, आपके पास एक रबर पैड होना चाहिए, और एक छोटा सा पेपर का पीस होना चाहिए, ठीक है। अभी हमें करना क्या होता है इसमें, रेजोनेंस में आपने देखा होगा कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है आपके पास तो खुद का उसका एक वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी होता है। वो अपने पास, फॉर एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ये ब्रिज है ना, समथिंग लाइक दिस, रिवर के ऊपर बनाया हुआ है, तो उसका अपना एक वाइब्रेशन का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा। तो जब भी इसके ऊपर आर्मी का मार्च होता है या आर्मी इसके ऊपर से जब भी मूव करती है तो उनको ऐसा ऑर्डर दिया जाता है कि आप नॉर्मल वॉक करो, ठीक है। वो टाइम पे आपको एक साथ मूवमेंट नहीं करनी है लेग्स की। अगर ऐसा कुछ हुआ या किया उन्होंने तो इसका जो मूवमेंट है ब्रिज का, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी एंड जो उसके ऊपर सोल्जर्स चल रहे हैं उनके मूवमेंट की वजह से जो जनरेट हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो गया, है ना, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये ब्रिज कोलैप्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है
यहाँ पे क्या देखना है हमें कि कोई भी वायर अगर मैंने इसे कनेक्ट की यहाँ पे, तो ये जो वायर है इसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। हमने कुछ दूसरा एक्सटर्नल फोर्स यूज करके अगर इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ वो फ्रीक्वेंसी अगर मैच करवा दी तो यहाँ पे वेव जनरेट होगी। और ये जो वेव है इसका यहाँ पे आपको नोड मिलते हैं हमेशा, और यहाँ पे सेंटर में आपको एंटी नोड मिलता है। तो अगर ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गई तो यहाँ पे वाइब्रेशंस आपको फास्टली मूव हो रहे ऐसा लगेगा। तो ये जो सेम चीज़ है यही आपको यहाँ पे देखनी है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं क्या है ये। सबसे पहले एक छोटा सा पीस लेना है आपको पेपर का, ये इसके ऊपर रखना है आपको। यहाँ पे ये जो सेक्शंस है इसको आप मूव कर सकते हो जैसा आपको चाहिए। अभी देखो ना, पहले तो मैंने इनको इनिशियल यहाँ पे ये पोजीशन पे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इनको ये पोजीशन पे रखता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक वायर की एक लेंथ बन जाएगी। लेंथ हमें इतनी ही लेनी होती है। तो अगर ये लेंथ बन गई मेरी वायर की, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक लेंथ हो गई। अभी क्या करूँ, ये जो ट्यूनिंग फोर्क है उसको इस एक रबर पैड के ऊपर मारना जोर से, और ये जो बाजू में वुडन पोर्शन है उसके ऊपर आपको जस्ट रखना है। तो जैसे आप रखोगे तो वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं और उसकी वजह से ये पेपर पीस जो है ना वो नीचे गिर जाता है। तो अभी हमें यही देखना है वेरियस कंडीशंस में। पहले हम क्या करने वाले हैं, ये लेंथ को चेंज करेंगे, ठीक है। दूसरे केस में वेट्स को चेंज कर सकते हो आप। तीसरे केस में यहाँ पे टेंशन को चेंज कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके आप ये पेपर पीस को गिरा सकते हो। तो अभी हमें क्या करना है, जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का लॉ है उसको प्रूव करना है। हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है, हमने ये देखा है, वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, फॉर लेंथ ऑफ वायर। तो अगर मेरे पास एक वाइब्रेटिंग लेंथ है तो उसके लिए वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है दैट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन एम। टी का मतलब होता है टेंशन इन अ स्ट्रिंग और एम का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। ये जनरल फॉर्मूला है, इसका डिस्कशन ऑलरेडी आपने 11th स्टैंडर्ड में देखा होगा। ओके, सो V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन एम। तो 11th स्टैंडर्ड में आपने क्या देखा होगा, यहाँ पे आप डायमेंशंस यूज करके V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन एम ये प्रूव करते हो। जहां पे आपको बोला गया था, ठीक है, जहां पे आपको बोला गया था वेलोसिटी ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो वहां पे डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट यूज करके एक फॉर्मूला आपको मिला था। हम लोग क्या कर रहे हैं, वही फाइनल आंसर हम लोग यूज कर रहे हैं। सो वेलोसिटी के जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, n लैम्डा, है ना, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन एम। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन एम, ठीक है ना। ओके, तो ऐसा अगर आपके पास कुछ है और आपकी स्ट्रिंग अगर इस तरह से वाइब्रेट हो रही है तो n की वैल्यू क्या होगी, 1/2l स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन एम। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो अभी इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये लॉज देखे, इसमें क्या बोला गया था, जब भी टी और एम को कांस्टेंट करते हो तो एन एल ये चीज कांस्टेंट हो जाती है ना। जब भी एल और एम को कांस्टेंट करते हो तो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बन जाती है। और तीसरे केस में एन आपका स्क्वायर रूट ऑफ एम के इनवर्स प्रोपोर्शन में जहां जाता है तभी एल और स्क्वायर रूट ऑफ टी को आप कांस्टेंट कर देते हो, ठीक है। तो ये पॉसिबल चीजें हैं। अभी देखते हैं एक्सपेरिमेंट क्या है। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो बड़ा सा 2 पेज में एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है, उसको कट शॉर्ट करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उतना सब नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क के लिए आएगा। 3 मार्क के लिए थोड़ी इतना कोई लिखता है। डायग्राम होना चाहिए, जब भी डायग्राम ड्रॉ करते हो तो डायग्राम का नाम लिखना है, फिगर, ठीक है, सोनोमीटर, एक्सपेरिमेंट, ऐसा आप लिख सकते हो। एक्सप्लेनेशन में देखो क्या लिखा है, मैंने पूरा कट शॉर्ट करके 6 छोटे पॉइंट्स में उसको कन्वर्ट किया है, ठीक है। अभी ये 6 छोटे पॉइंट्स को आपको बड़ा करके खुद से लिखने आना चाहिए। एग्जामिनर ये पॉइंट्स देखेगा, बाकी का जो भी चीज़ है वो आप अपने लैंग्वेज में फिल कर सकते हो। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। एक्सप्लेनेशन पॉइंट नंबर 1, देयर इज अ साउंड बॉक्स, ठीक है। ये जो साउंड बॉक्स है वो कंपैरेटिवली बड़ा लेते हैं, ठीक है। ये क्यों लेते हैं, क्योंकि लार्जर मास ऑफ एयर को वाइब्रेट किया जा सकता है। अगर यहाँ पे अंदर मेरे पास एक साउंड बॉक्स में अगर अंदर कोई भी एक एम्प्टी स्पेस है, वहां पे क्या होगा, एम्प्टी स्पेस है मतलब एयर के पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये बॉक्स को आप वाइब्रेट करते हो तो वाइब्रेशंस एयर पार्टिकल्स को भी जाते हैं और एयर पार्टिकल भी तो वाइब्रेट होना स्टार्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली अगर एयर पार्टिकल्स भी वाइब्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे ओवरऑल जो सिस्टम है वहां पे आपको वाइब्रेशन दिख सकता है। तो ये होता है साउंड बॉक्स का पर्पज, ठीक है। सो साउंड बाय वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग ये यूज किया जाता है और बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रिंग का जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 1 जो साउंड बॉक्स के बारे में बता रहा है। अभी देखते हैं पॉइंट नंबर 2। यहाँ पे जो दिख रहा है ना डायग्राम में वही लिखा है, नया कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। अभी मैं ये आपको ये समझा रहा हूँ कि ये जो डायग्राम में अभी मैंने जो बताया वो एग्जाम में अगर लिखना है तो किस तरह से लिखना है।
तो ये जो 6 पॉइंट्स है उसको बड़ा कैसे करें, बिकॉज वो एक स्किल है, वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना है, चेंजिंग द वेट्स। तो अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं वेट्स यहाँ पे, तो उसमें से टेंशन भी चेंज किया जा सकता है। हमारे पास ये ब्रिज होता है, ये मूवेबल है, ठीक है ना, ये तो ये इसको मूवेबल ब्रिज हम लोग बोलते हैं। ये भी मूवेबल ब्रिज है, इसको आप कोई भी डिस्टेंस के साथ चेंज कर सकते हो, सो दैट लेंथ ऑफ वायर चेंज की जा सकती है। सो मूवेबल ब्रिज इज यूज टू चेंज द वाइब्रेशन ऑफ अ लेंथ। सो हमारे पास ये जो है इनिशियली पी क्यू पे है, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो। एनीवेज, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, वायर को अगर आप प्लग करते हो तो वहां पे डेफिनेटली ट्रांसवर्स वेव जनरेट होगी। क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉर्म होगा। तो अगर हम लोग फंडामेंटल मोड लेते हैं वाइब्रेशन का, तो यहाँ पे सपोज ये फंडामेंटल मोड है और ये स्ट्रिंग को अगर आप प्लग कर दो सेंटर से, तो ये अपने मीन पोजिशन पे ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो ये हो गया फंडामेंटल मोड। तो यहाँ पे जो लेंथ होती है, ठीक है, यहाँ पे वेवलेंथ आपको आधी दिख रही है, तो दैट्स वाई लैम्डा की वैल्यू 2L के बराबर ली थी आपने। एनीवेज, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ ट्यूनिंग फोर्क। अगर एंड दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वायर, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर अगर ऐसा बनती है, तो हमें एम्पलीट्यूड में चेंजेस दिखाई देते हैं इसके वायर के। आई एम रीडिंग इट वन मोर टाइम। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन ऑफ अ ट्यूनिंग फोर्क, मतलब जो ट्यूनिंग फोर्क आपने लिया था जो वाइब्रेट कर रहा है, आपने ये वुडन बॉक्स के ऊपर रखा, तो ये जो पूरा वाइब्रेशन है ये ओवरऑल सिस्टम को जाएगा। ठीक है, और ये जो वायर है मेटल की, ये भी वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगी। उसकी पहले ही वाइब्रेशन की अपनी खुद की एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर वो फ्रीक्वेंसी और ये वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो गई, तभी जाके आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिख सकता है। सो स्टेशनरी, सो यहाँ पे आपको एक वेव्स मिलेगी, ट्रांसवर्स वेव, जहां पे वो लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ मूव कर रही है ऊपर नीचे, ऐसा आपको लगेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस पेपर राइडर जो है वो फॉल होगा, और जो पॉइंट होगा उसको आप बोलोगे एंटी नोड। ठीक है, तो एंटी नोड जो है वहां पे ही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, नोड्स जो होते हैं वो आपके फिक्स्ड होते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, हमने अभी सोनोमीटर देखा, और उसका एक्सप्लेनेशन में एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरह से उसको लिखना है, उसका एक बेसिक आइडिया देखा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 से 3 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो उसमें क्या क्या आएगा, 3 पॉसिबल केसेस आएंगे। सबसे पहला देखना है हमें वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ वाइब्रेशन स्ट्रिंग, वेरिफिकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ वाइब्रेशन स्ट्रिंग, एंड तीसरा है वेरिफिकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। तो ये 3 केसेस बन गए। अभी वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ में क्या बोला था आपने, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब NL कांस्टेंट है, तो T और M के ऊपर आपको काम करना होगा। ठीक है, तो यहां पे आपके पास मास पर यूनिट लेंथ है, तो ये आपको वेट के टर्म्स से एडजस्ट करना है। तो आप क्या करोगे, इनिशियली मास पर यूनिट लेंथ, ये जो वायर का ओवरऑल है, ठीक है, वो टेंशन के हिसाब से आप एडजस्ट कर लोगे, मतलब इसमें आप एक बार वेट डाल दोगे तो M और T जो है वो आपका फिक्स हो जाएगा। तो जैसे आपको M और T ये वैल्यू फिक्स हो जाती है, तो आपके पास ये इनिशियल जो लेंथ है 2 ब्रिजेस के ऊपर, वो फिक्स हो जाएगी, और उसको आप L1 बोल देना। और अभी अगर आप वाइब्रेशन स्टार्ट कर रहे हो ट्यूनिंग फोर्क को रबर पैड के ऊपर मार के, और इसके ऊपर आपने रखा, तो ये जो पेपर पीस है सेंटर पे रखना है आपको। तो एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी, वो फ्रीक्वेंसी पे वो पेपर पीस गिर जाएगा। तो इससे आपके पास लेंथ 1 थी, और उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी थी वो N1 से आपने रिप्रेजेंट की। ओके, तो लेट्स रीड फर्स्ट पॉइंट। तो सूटेबल टेंशन लिया आपने, तो बिकॉज ऑफ दैट जो लेंथ ऑफ वायर है उसको L1 से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेशन की उसको N1 से रिप्रेजेंट किया गया है। अभी पॉइंट नंबर 2, इसमें वो क्या बोल रहे हैं, हमें क्या करना है, ये जो ब्रिजेस है ना, इसको एडजस्ट करना है। ये दोनों को थोड़ा सा आगे पीछे करो, लेकिन ये जो पेपर की पोजीशन है उसको आपको हाथ नहीं लगाना है, तो केयरफुली करना ही है। तो जब भी आप लेंथ को बड़ा या छोटा करते हो, तो मतलब सेकेंड जो आपकी लेंथ आ गई वो L2 हो गई। ठीक है, अभी ये L2 लेंथ के लिए पेपर पीस को अगर नीचे गिरवाना है, ठीक है, तो आपका जो पहला फ्रीक्वेंसी था उससे अलग फ्रीक्वेंसी आपको कुछ लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, ट्यूनिंग फोर्क लेना है, मारो, इसके ऊपर रख दो, तो नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके लिए वो पेपर पीस जो है वो नीचे गिरेगा। ओके, सो आपने क्या किया, चेंज डिस्टेंस बिटवीन द ब्रिज हेड विदाउट मूविंग पोजिशन ऑफ अ पेपर, जिसको आप R से रिप्रेजेंट कर रहे हो ये डायग्राम। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन जो है वो चेंज होती है। और इस तरह से आप ये जो एक्सपेरिमेंट है पहला पार्ट के लिए वो n नंबर ऑफ टाइम्स, जितना भी आपको चाहिए उतना आप रिपीट करो। ये लेंथ को आप थोड़ा सा आगे पीछे करते रहो, 3 बार 4 बार 5 बार, जितनी भी रीडिंग्स आपको निकालने बोले हैं। और ये जो पेपर पीस है आपको उसकी पोजीशन नहीं हटानी है। ओके, अभी देखते हैं
पॉइंट नंबर 3, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वायर, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन वायर जब भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क के बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वायर जब भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क के बराबर होती है तभी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बन जाता है। देखो ना, ये जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम बनेगा और बिकॉज ऑफ दैट आपका पेपर है वो नीचे गिर जाएगा। सो पेपर फ्लाइज। सो सिमिलरली अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए आप कर सकते हो। तो अगर मुझे कंक्लूजन करना है पॉइंट नंबर 1 का, सो इफ N1, N2, N3 रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसीज फॉर द लेंथ ऑफ अ वायर L1, L2, L3 एंड सो ऑन, देन वी कैन राइट N1 L1 इक्वल टू N2 L2, है ना। तो ये N1 L1 जो पहला केस था उसमें जो वाइब्रेटिंग की फ्रीक्वेंसी थी और जो लेंथ थी, इसकी वैल्यू जो सेकंड वाइब्रेटिंग की फ्रीक्वेंसी और सेकंड लेंथ है इसके बराबर होगी। और ये हर केस में N3 अगर फ्रीक्वेंसी L3 है तो ऐसे होते ही रहेगा। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, NL ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आ रही है। एनीवेज, तो इससे क्या प्रूव किया जा सकता है, N जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है, जो मेरा पहला लॉ बताता है। Anyways, so N is inversely proportional to L, which is the constant value which we obtained by performing these all changes. So इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर एंड में आपको लिखना पड़ेगा which shows verification of first law of vibration of a string. आई होप सो आपको समझा है। फर्स्ट वाला सिंपल है, हमने कुछ नहीं किया है, हमने क्या किया है, M और T को फिक्स करके रखा और लेंथ को आप चेंज कर रहे हो, N को चेंज अपने आप हो जाएगा। तो NL ये जो चीज़ है वो कांस्टेंट बनती है, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। एनीवेज, सेकंड देखते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ अ सेकंड लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। तो सेकंड लॉ में हमें क्या करना है, N जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T है, ऐसे प्रूव करना है। तो ये स्पेसिफिक में केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, हमें ये जो दो ब्रिजेस है इसको फिक्स करके रखना पड़ेगा। तो जब भी आप दो ब्रिजेस को फिक्स कर देते हो तो लेंथ जो है वो फिक्स हो गई। तो अगर आपकी लेंथ फिक्स हो गई, ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो मास पर यूनिट लेंथ है वो भी फिक्स हो जाएगी अपने आप। सो हमें टेंशन को चेंज करना है। तो टेंशन को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे वेट्स आप ऐड करो जैसे आपको चाहिए, 1 वेट, 2 वेट, 3 वेट, 4 वेट। सो पहले केस में आप 1 वेट रखो, दूसरे केस में 2 रखो, है ना, वैसे आप वेट्स चेंज कर सकते हो। सो टेंशन T1, T2, T3 के लिए करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू N1, N2, N3 मिल रही है। मतलब आपने क्या किया, कुछ वेट रखा, ट्यूनिंग फोर्क को रबर पैड के साथ मारो और इसके ऊपर रख दो, तो जैसे आप रखोगे वाइब्रेशन होना स्टार्ट करेगा। तो एक वैल्यू फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी जिसमें वो फॉल ऑफ होगा, तो वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप नोट डाउन करोगे। तो टेंशन T1 के लिए फ्रीक्वेंसी N1 है आपके पास, ठीक है। अभी आप इसमें वेट ऐड कर दो, आपको ब्रिजेस को नहीं हटाना है, तो L आपकी फिक्स हो गई, मास पर यूनिट लेंथ भी फिक्स कर दिया आपने। अभी इसके ऊपर आप और थोड़ा सा टेंशन अटैच कर दो, तो यहाँ पे जब भी वाइब्रेशन करोगे आप ट्यूनिंग फोर्क का और इसके ऊपर रखोगे तो अलग फ्रीक्वेंसी रहेगी N2, और यहाँ पे टेंशन T भी तो अलग था। तो ऐसे आप करते रहो, N नंबर ऑफ टाइम रिपीट करो जितनी बार आपको बोला है। तो एनीवेज, तो यहाँ से आप कंक्लूड क्या कर सकते हो, सो इट इज ऑब्जर्व दैट N1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ T1 which is equal to N2 upon square root of T2 which is equals to N3 upon square root of T3 equals to N upon square root of T। ये जो चीज़ है पूरी की पूरी कांस्टेंट रहती है। मतलब यहाँ पे पहले केस में आपको जो फ्रीक्वेंसी मिला और स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन जब आप निकालोगे तो उसका रेशो सेकंड का फ्रीक्वेंसी और उसका टेंशन विच इज इक्वल टू थर्ड का फ्रीक्वेंसी उसका टेंशन, ये सेम रहेगा रेशो। ओके, तो इससे एक जनरल फॉर्मूला बनाया जा सकता है। इससे आप क्या बोल सकते हो, N जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T है। अभी खत्म हुआ क्या, नहीं, ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा, इट शोज वेरिफिकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। तो ये बन गया मेरा सेकंड का एक्सप्लेनेशन। अभी देखते हैं थर्ड। सो वेरिफिकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। अभी बचा क्या, लेंथ हो गई, टेंशन हो गया, मास पर यूनिट लेंथ बचा। एनीवेज, तो देखते हैं, यूज 2 वायर्स। तो मास पर यूनिट लेंथ के लिए 2 या 3 या 4 अलग अलग मटेरियल की वायर यूज करो, कॉपर की यूज करो, स्टेनलेस स्टील की यूज करो, आयरन की यूज करो, जो भी आपको यूज करना है आप कर सकते हो। तो अलग अलग वायर के लिए मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू भी तो अलग होगी, है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, यूज 2 वायर्स ऑफ डिफरेंट मासेस। सो M1 M2 ये उसका लीनियर मास डेंसिटी होगा। फर्स्ट वायर के लिए हमें क्या करना है, हमने एक लेंथ ली और वो लेंथ है L1। मतलब ये ब्रिजेस यूज करके एक स्पेसिफिक लेंथ लेनी है आपको, है ना, बिकॉज अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग उसकी डेंसिटी भी अलग होगी, है ना। तो मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यूज भी अलग है, तो उसके लिए लेंथ का इफेक्ट जो होगा वो भी अलग अलग लेना है। एनीवेज, सो फर्स्ट वायर L1 है तो वाइब्रेशन करेगी वो, सेकेंड वायर L2 है तो वो भी वाइब्रेट करेगी। सो जब भी फर्स्ट वायर L1 के साथ वाइब्रेट करती है तो वो टाइम पे पेपर फीस गिरता है जब भी फ्रीक्वेंसी उसके N1 के बराबर हो गई। नेक्स्ट, जब भी आप वायर चेंज करते हो तो वो टाइम पे फ्रीक्वेंसी N2 मिल गई आपको, और ऐसे आप बहुत बार रिपीट करोगे तो आपको अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ 2 वायर्स केप्ट अंडर द सेम टेंशन, और ये स्पेसिफिक केस में वेट को आपको चेंज नहीं करना है, वेट्स आपको उतना ही लगाना है, ठीक है ना, तभी जाके इफेक्ट आएगा। अदरवाइज वायर भी चेंज कर रहे हो, टेंशन भी चेंज कर रहे हो तो कुछ लॉजिक नहीं बनेगा। हमें क्या करना है, वायर चेंज करने मतलब हमें M के ऊपर काम करना है।
एनीवेज, सो इट इज ऑब्जर्व दैट L1 स्क्वायर रूट ऑफ M1 इक्वल टू L2 स्क्वायर रूट ऑफ M2। तो इससे हमें क्या पता चलता है, L स्क्वायर रूट ऑफ M, ये जो चीज़ है ये हर केस के लिए कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू सेम आएगी। सो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमें क्या पता है n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है। सो ये स्पेसिफिक केस में अगर मुझे L के साथ कंपेयर करना है तो L के साथ अगर कंपेयर करना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ M। सो इफ T एंड L आर कांस्टेंट, हम लोग बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ M। ठीक है, आसान था। ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट शोज वेरिफिकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ अ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट, उसका डायग्राम देखा, एक्सप्लेनेशन किस तरह से एग्जाम में लिखना है उसके लिए शॉर्ट में मैंने पॉइंट्स बना के दिए हैं। ये थर्ड वाला जो है वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने के चांसेस अच्छे खासे है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड वेरिफिकेशंस हम लोग ने देखे। कॉन्सेप्ट ऑफ अ बीट्स ये क्या है, सपोज मेरे पास दो साउंड वेव्स है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन दोनों की जो फ्रीक्वेंसीज है वो सेम नहीं होनी चाहिए, वो नियरली इक्वल होनी चाहिए या थोड़ी सी एक दूसरे से थोड़ी ज़्यादा कम होनी चाहिए। लेकिन ये दोनों जो साउंड वेव्स है वो एक ही मीडियम में ट्रैवल होनी चाहिए, दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। अगर वो दोनों सुपर इम्पोज करते हैं तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें जो मिलेगी उसका जो बढ़ना और घटना टाइम ड्यूरेशन के साथ है, उसके साथ हमें जो मिलेगा वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ अ बीट। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, सपोज मेरे पास ये दो मार्कर्स है और इससे मैं कुछ साउंड प्रोड्यूस करता हूं। मान लो ये मेरा फर्स्ट मार्कर है, इससे अगर मैंने साउंड प्रोड्यूस किया, ठीक है, 1 2 3 4, और यही बीट्स में ये पहला वाला साउंड बढ़ते जा रहा है और दूसरा, ठीक है, मतलब पहला वाला जो साउंड था वो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में 4 बार बज रहा था, सेकेंड वाला 5 बार बज रहा है। अगर दोनों को अगर आप एक साथ बजाते हो तो देखो, ठीक है, तो कुछ फर्क दिखाई देगा मुझे। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होता, फ्रीक्वेंसी भी सेम होती, तो ऐसा कुछ आवाज आता है ना। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा भी चेंज करता हूं, कुछ दूसरा इफेक्ट मुझे दे रहा है ना। तो यही जो चीज है उसको ही बोलते हैं बीट्स। लेकिन अगर इसको मैथमेटिक्स के टर्म्स में पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है ये हमें देखना है। दूसरी चीज, ये कहाँ पे काम में आती है, अगर आगे जाके मान लो आप में से कोई म्यूजिक कंपोजर बन गया, ठीक है, तो वो टाइम पे आपको बीट्स के साथ काम करना पड़ेगा। मान लो आप ड्रम प्ले कर रहे हो, है ना, या फिर गिटार प्ले कर रहे हो, या कोई भी ऐसा तबला वगैरह प्ले कर रहे हो, वहां पे सपोज आपको बीट्स के साथ काम करना है, और वहां पे अगर आप एडवांस सॉफ्टवेयर जाके यूज कर रहे हो, अगर आपको एडिटिंग वगैरह कुछ करना है तो वो स्पेसिफिक केस में अगर मुझे बीट्स का कॉन्सेप्ट, अगर ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है और वेवफॉर्म्स का कैसा फॉर्म होता है अगर ये मुझे पता है, तो वो टाइम पे जब आप वो सब चीजें करोगे तो वो आपको क्वाइट इंटरेस्टिंग लगेगी। आप ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं थियोरेटिकल एस्पेक्ट, वो आप प्रैक्टिस के साथ या प्रैक्टिकल्स के साथ कनेक्ट करके पढ़ सकते हो, तभी जाके साइंस का मजा आता है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमें मिलेगा साउंड मैक्सिमम एट टाइम t इक्वल टू 0। अगर कोई भी एक इंस्टेंट पे टाइम t इक्वल टू 0 पे अगर मैक्सिमम साउंड मिल रहा है तो एक बीट फॉर्म होगी, लेकिन वो कभी फॉर्म होगी, एक मैक्सिमम आवाज मिलने के बाद कम आवाज आएगा और उसके बाद वापस मैक्सिमम आवाज मिलेगा, तभी जाके हम लोग बोलेंगे एक बीट। तो दो मैक्सिमम साउंड्स के बीच में एक मिनिमम वैल्यू भी होगी। तो अगर मैं बीट पीरियड कंसीडर करता हूं तो दो मैक्सिमास या फिर दो मिनिमास के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो हम लोग देखेंगे। तो 2 सक्सेसिव बीट्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको हम लोग बोलेंगे बीट पीरियड। बीट फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीट्स की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अभी तो ये ठीक है, मतलब अभी तो सब्जेक्टिव वे में हम लोग ने पढ़ लिया, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे, आप बोलेंगे सर प्रैक्टिकली करके बताओ, बताते हैं ना, ये है ग्राफिकल मेथड। तो ये है मेरे पास ग्राफिकल मेथड। अगर ये मुझे समझ गई तो फिर मैं बोलूँगा कि आपको भी ये चीज़ अच्छे से आ गई, बीट्स क्या है वो आपको कॉन्सेप्चुअली पता चलेगा। अभी एग्जाम में इतनी बड़ी डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप अपने पेज के ऊपर प्रोपोर्शनल छोटी सी डायग्राम भी ड्रॉ करके सामने वाले को बता दोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि यस दिस पर्सन नोज समथिंग अबाउट बीट्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग टाइम इंटरवल देखते हैं। टाइम को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, T/4, T/2, 3T/4 एंड T के बीच में। ओके, इनिशियली टाइम मेरा 0 है, मान लो थोड़े टाइम के बाद टाइम इंटरवल हो रहा है मेरा T/4। अल्टीमेटली एक्स एक्सिस के ऊपर मैं टाइम इंटरवल कंसिडर कर रहा हूँ, ये है मेरा T/4, ये है 3T/4, ये T, और आगे जो भी है 5T/4 वो बढ़ते रहेगा। मेरे पास यहाँ पे ये दो वेव्स है, फर्स्ट मेरी Y1, सेकेंड माई Y2 वेव है ना। तो हमने यहाँ पे क्या बोला है, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग होनी चाहिए। तो फर्स्ट मान लो ये मेरी फर्स्ट वेव है,
टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर ड्रॉ किया है, बिकॉज ये ड्रॉ करने के लिए अच्छा खासा टाइम किल होता है, ठीक है। तो वीडियोस में मुझे कॉम्पैक्ट वे में अगर आपको बताना है, तो अगर मैं सब कुछ ड्रॉ करते बैठूँ तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, वीडियो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने इसको ऑलरेडी ड्रॉ किया है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाओगे ये चीज़ को। तो ओके, एनीवेज ये मेरी फर्स्ट वेव है और यहाँ पे मेरे पास सेकेंड वेव है। इसका एम्पलीट्यूड भी सेम है पहले के जितना ही, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर मैं ये पॉइंट कंसिडर करूँ, देखो ना, तो ये टाइम इंटरवल तो सेम है, यहाँ पे 1, 2 और 3 है ना, तो ऐसा मुझे मिल रहा है। तो वेव के 3 पार्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी सी फास्ट है, ये थोड़ी सी कम है। अभी हम लोग को अगर कंबाइन इफेक्ट दोनों का देखना है तो कैसे होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ तो इक्वेशन मिलना चाहिए। मैथमेटिकल इसका एनालिटिकल पार्ट है, वो हम लोग ने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, या इसके आगे का जो वीडियो होगा उसमें आप देख पाओगे वो चीज़। ओके, एनीवेज यहाँ पे देखो, ये एक हाईएस्ट पॉइंट है और ये एक हाईएस्ट पॉइंट है। अगर दोनों ऐड होंगे तो इफेक्ट मुझे कैसे दिखाई देगा, ज़्यादा दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे ही एक पॉइंट है कम और यहाँ पे भी एक कम पॉइंट है ना। तो ये 0 और ये सर्टन वैल्यू कुछ तो है, तो वहाँ पे भी इनका जो इफेक्ट होगा वो हमें दिखाई देगा। यहाँ पे देखो, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। तो ऐसे हमें ओवरऑल अगर हम लोग इफेक्ट निकालेंगे तो हमें ऐसी कुछ तो डायग्राम मिलेगी, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे अगर आप कोई भी एक पॉइंट पकड़ते हो, ये वाला, अगर कोई भी ऐसे अगर आप रैंडम पॉइंट्स कंसीडर करोगे, यहाँ पे अभी एग्जैक्ट डायग्राम 100% तो मैं बोल नहीं सकता ये एक्यूरेट है, क्योंकि बोर्ड के ऊपर इतनी बड़ी डायग्राम ड्रॉ करना तो एक डिफिकल्ट टास्क होता है। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली अगर मुझे ये चीज़ समझनी है तो मुझे क्या समझना चाहिए, 2 फ्रीक्वेंसीज जो है वो मैच नहीं होनी चाहिए, एक ज़्यादा या कम होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हमें एक ओवरऑल इफेक्ट मिलता है और उसका जो ओवरऑल वेव फॉर्म का जो नेचर होता है दैट इज समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा कुछ तो एक वेव फॉर्म का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। तो जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज है वहाँ पे तो बूस्ट होगा, जहाँ पे मिनिमम होगी वहाँ पे वो कम होगा, एंड ओवरऑल वेव फॉर्म का जो नेचर है वो ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो हम लोग अभी बोल सकते हैं जो थर्ड डायग्राम है कि यहाँ पे बिट्स का एक फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये एक ग्राफिकल मेथड है जो आपको पता होनी चाहिए। बिट्स को किस तरह से फॉर्म किया जाता है उसका एनालिटिकल मेथड अभी हम लोग देखने वाले हैं। एक बड़ा सा डेरिवेशन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं उसका प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा आपको लगेगा कि ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। बीट्स मतलब हम लोग को अल्टीमेटली क्या चाहिए, ठीक है, मेरे पास 2 वेव्स होनी चाहिए जो एक पॉइंट पे आनी चाहिए, है ना। और वो जब भी 2 वेव्स एक पॉइंट पे आती है, अगर उनका एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन स्लाइटली डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी में, तो मुझे कुछ तो मिलेगा। मुझे कुछ एम्पलीट्यूड ज़्यादा मिलेगा एक पॉइंट पे, उसके बाद एम्पलीट्यूड कम मिलेगा। यहाँ पे क्या मुझे देखना है, अल्टीमेटली मुझे टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एंड में जाके हमें वही निकालना है। तो अभी अगर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी अगर है मेरे पास, तो एंड में जाके अगर मुझे फाइनल फ्रीक्वेंसी निकालनी है 2 वेव्स की वजह से जो बनेगी, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखते हैं एनालिटिकल मेथड। सपोज मेरे पास 2 वेव्स है, ये प्रोग्रेसिव वेव्स है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है। अब ये जो 2 वेव्स है उनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। लेकिन यहाँ पे उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए। अगर सेम फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज़ करेंगे तो हमें जो बीट्स का कॉन्सेप्ट है वो नहीं मिल पाएगा। तो स्लाइटली डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज, एक ही मीडियम में वो ट्रैवल करने चाहिए और सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ये 2 वेव्स है, एक पॉइंट पे वो मिल रही है, ऐसा मैं कुछ तो ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये 2 वेव्स है और यहाँ पे ये मेरे पास सेकेंड वेव है और ये कोई तो एक पॉइंट पे मिलेगी, है ना। अभी दोनों का जो एम्पलीट्यूड है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन जो दोनों का जो टाइम पीरियड है अल्टीमेटली वो थोड़ा थोड़ा अलग है। अगर टाइम पीरियड अलग है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी इनकी अलग होगी। तो हमें ये चाहिए और उसके बाद हमें कुछ तो इफेक्ट मिलेगा। वो इफेक्ट को हमें मैथमेटिक्स के टर्म्स में अगर देखना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि मेरे पास 2 साउंड वेव्स है। तो फर्स्ट जो वेव है उसका इक्वेशन है a sin ω1t, एंड जो दूसरा इक्वेशन है उसको हम लोग लिखते हैं s2 = a sin ω2t। ओमेगा को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग को मिलेगा 2πn1t। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा a sin of 2πn1t, एंड जो दूसरा है a sin of 2πn2 t। अभी अगर ये इक्वेशन अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो प्रीवियस केस में हम लोग ने क्या लिखा था, a sin ωt - kx। जो प्रीवियस केसेस जो हम लोग ने अभी तक पढ़े हैं उसमें देखो ना -kx था प्रोग्रेसिव वेव के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग kx टर्म यूज ही नहीं कर रहे हैं।
और उसके पीछे के अगर रीजंस अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हमें क्या करना है, लेट टी इज टाइम डिपेंडेंट वेरिएशन इन डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू टू साउंड वेव्स एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। तो यहाँ पे ये जो दो वेव्स है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आएगी और उसके बाद उनमें कुछ तो चेंजेस मिलेंगे, तो हमको स्पेसिफिक टाइम पे कैलकुलेट करना है। एनीवेज, तो दैट्स वाई हम लोग ये दो इक्वेशंस यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास दो वेव्स है और उनका अगर इफेक्ट निकालना है तो अल्टीमेटली मेरे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अगर हम लोग यूज करते हैं तो एस की वैल्यू होगी S1 प्लस S2 के बराबर, है कि नहीं। तो S1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मेरे पास है a sin of 2 pi n1 इंटू टी। n1 रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी, n2 रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी, ये दोनों फ्रीक्वेंसीज सेम नहीं है। a sin of 2 pi n1t प्लस a sin of 2 pi n2t, ये बन गया मेरा एक इक्वेशन। इसमें से एक कॉमन लेते हैं, साइन ऑफ 2 पाई n1t प्लस साइन ऑफ 2 पाई n2t। अभी मेरे पास साइन के दो टर्मिनोलॉजीज है तो मैं एक फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d। तो साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d की वैल्यू क्या होती है, 2 टाइम्स कॉस ऑफ c माइनस d अपॉन 2 साइन ऑफ c प्लस d अपॉन 2। तो अल्टीमेटली ये मेरे पास क्या है, पूरा का पूरा c, और ये मेरे पास क्या है, पूरा का पूरा d। तो दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड बाय 2 करो, कॉस और साइन के रिस्पेक्टिव टर्म्स में वैल्यूज डालो, तो आपको क्या मिलेगा, s विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स कॉस ऑफ पाई n1 माइनस n2 इंटू टी साइन ऑफ पाई n1 प्लस n2 इंटू टी। ये वैल्यूज डालने के बाद ये आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेप स्किप किया है, या फिर ये मैं ओरली भी कर सकता हूँ, 2 पाई n1 टी प्लस 2 पाई n2 टी अपॉन 2 करो, तो जो भी होगा उसमें से कट वगैरह होके आपको ये ऐसा कुछ आंसर मिलेगा। एनीवेज, तो ये हम लोग ने अभी अभी देखा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं s की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, a टाइम्स साइन ऑफ पाई n1 प्लस n2 इंटू टी। तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा टर्म है मेरे पास, ये एम्पलीट्यूड के जैसा बिहेव कर रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये मेरा पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड है साइन ऑफ पाई n1 प्लस n2 इंटू टी। तो जो रिजल्टेंट वेव है वो मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट की है। यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमें क्या करना है, ये जो पूरा का पूरा बीट्स का खेल है ये एम्पलीट्यूड के ऊपर काम करता है, इसलिए एम्पलीट्यूड को हम लोग को साइड में लेके वहां पे हम लोग को रिस्पेक्टिव वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हो रहा है ना। ये दो वेव्स एक पॉइंट पे आने के बाद एम्पलीट्यूड ही तो कम ज्यादा हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड अगर चेंज हो रहा है कंटिन्यू तो हमको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकाल के अल्टीमेटली एंड में जाके फ्रीक्वेंसी को निकालना है। एनीवेज, a की वैल्यू होगी 2a cos ऑफ पाई n1 माइनस n2 इंटू टी। तो ये क्या बना, दिस इज माई वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। एनीवेज, तो एम्पलीट्यूड मेरा ज्यादा कब होगा, ठीक है, जब ये इक्वेशन की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। तो प्लस 1 आपका जो ऊपर वाला, ये जो अगर ग्राफ कंसिडर करते हो तो जो ऊपर वाला है उसके लिए पॉजिटिव और नीचे वाला जो भी है उसके लिए नेगेटिव। सो दैट्स वाई प्लस माइनस 1। और ये कब होगा, जब ये कॉस की वैल्यू मेरी k पाई के बराबर होगी। k की वैल्यू आप क्या डाल सकते हो, 0 1 2 3 जो डालना डालो। एनीवेज, सो k की वैल्यू 0 1 2 3 डालोगे तो आपको ये रिस्पेक्टिव कुछ तो इक्वेशन मिलेगा। अभी मुझे क्या करना है, ये जो कॉस ऑफ थीटा का टर्म है ये वाला और ये वाला, इसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के बाद मुझे t की वैल्यू मिलेगी। t क्या होगा, कि इंस्टेंट होगा, और अगर मैं 2 इंस्टेंट लेता और उसके अंदर का डिफरेंस फाइंड आउट करता तो मुझे डेल्टा t मिलेगा, दैट इज टाइम पीरियड बिटवीन द 2 पॉइंट्स। और उसके बाद उसका अगर मैं रेसिप्रोकल लेता तो मुझे फ्रीक्वेंसी मिलेगी। एनीवेज, तो यहाँ पे t की वैल्यू मिल सकती है क्या, मिल सकती है। अल्टीमेटली पाई पाई विल गेट कैंसल, तो t की वैल्यू होगी k अपॉन n1 माइनस n2। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटीज विल बी मैक्सिमम व्हेन k की वैल्यू 0 1 2 3 4 आप डालते जाओ। तो पहली वैल्यू 0 है, दूसरी वैल्यू 1 अपॉन n माइनस 1, k की वैल्यू 2 डाली, 2 अपॉन n1 माइनस n2, सब्स्टिट्यूट करते जाओ। तो अगर टाइम ड्यूरेशन निकालना है डेल्टा t, दैट इज दोनों के बीच में टाइम पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव मैक्सिमाज, ये मैक्सिमा है, मैक्सिमा विच इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस करो या फिर दिस माइनस दिस करो, कोई भी करो। सो वह मैं ये पहला लेता हूँ 1 अपॉन n1 माइनस n2 माइनस 0, तो ये क्या होगा 1 अपॉन n1 माइनस n2। इसका रेसिप्रोकल उल्टा लोगे तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमा क्या मिली आपको, n1 माइनस n2, ठीक है। तो ये किसके लिए था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जहाँ पे होता है वो। लेकिन अभी हमें ये देखना है कि मिनिमम एम्पलीट्यूड भी होता है क्या, होता है ना। अगर ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू अगर हम लोग 0 के बराबर लेते तो, और 0 के बराबर लेते तो कॉस की कुछ तो वैल्यू लेनी डाल पड़ेगी। तो कॉस ऑफ पाई n1 माइनस n2 इंटू टी विल बी मिनिमम, विल बी इक्वल टू 0 व्हेन कॉस ऑफ 2k प्लस 1 पाई बाई 2, ऐसा कुछ तो होगा। कॉस ऑफ पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ऐसे करते जाओ। अल्टीमेटली आपको कॉस की वैल्यू क्या मिलने वाली, 0 मिलने वाली है। तो अभी मेरे पास ये जो दो थीटाज है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे।
तो वेयर के की वैल्यू 0 1 2 3 आप डाल सकते हो आगे। तो अगर इसको अगर आप कंपेयर करते हो तो पाई टाइम्स n1 माइनस n2 इंटू टी विच इज इक्वल टू 2k प्लस 1 पाई बाई 2। अभी क्या होगा, पाई पाई विल गेट कैंसिल और टी की वैल्यू मिलेगी, ऊपर भी तो मिली थी नीचे भी मिल रही है, टी इज इक्वल टू 2k प्लस 1 2 टाइम्स n1 माइनस n2। तो ये मुझे क्या मिला, टी की वैल्यू मिली। अभी के की वैल्यू 0 1 2 3 डालते हैं तो अल्टीमेटली रिजल्टेंट इंटेंसिटीज विल बी मिनिमम व्हेन टी वैल्यूज आर 1/2 n1 माइनस n2, 3/2 n1 माइनस n2, 5/2 n1 माइनस n2। क्या किया मैंने, के की वैल्यू 0 1 2 3 डाली और ये इक्वेशंस में अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो वो वैल्यूज मिलेगी। अभी दोनों के बीच में अगर डिफरेंस चाहिए तो दिस माइनस दिस करो, या फिर दोनों में से ये माइनस करो, जो आपको करना है करो, लेकिन बाजू बाजू वाले ही करना है, ऐसा मत करो इसमें से ये माइनस कर दिया, गलत आएगा आंसर आपका। देयरफॉर टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमाज इज इक्वल टू 1/n1 माइनस n2। देखो ना, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2 डिवाइड बाई 2, 2 कट होगा तो 1/n1 माइनस n2। एनीवेज तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमा भी मुझे क्या मिलेगी, n1 माइनस n2। तो मैक्सिमा के लिए भी सेम फ्रीक्वेंसी मिली मुझे n1 माइनस n2, मिनिमा के लिए भी फ्रीक्वेंसी जो डिफरेंस है वो n1 माइनस n2 मिल रहा है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे क्या पता चलेगा, कंपेयरिंग शोज दैट मैक्सिमा एंड मिनिमा इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑकर्स ऑल्टरनेटली। पहले मैक्सिमा फिर मिनिमा, पहले मैक्सिमा फिर मिनिमा, और ऐसे होते रहेगा। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स इज गिवन बाय n1 माइनस n2। और इसको अगर मुझे स्टेटमेंट टर्म्स में लिखना है तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इक्वल टू डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 सोर्सेस ऑफ साउंड। तो ये क्या बना मेरा फाइनल कंक्लूजन। आसान था ना, ये सिर्फ देखने में बड़ा दिखता है आपको कुछ नहीं करना है, जो मैथमेटिक्स है उसके ऊपर काम करना है। लेकिन सिर्फ देख के, वीडियो देख के आपका इतना ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, आपको ये लिखना भी पड़ेगा। आप अपने नोटबुक में ये कॉपी कर लो, इसको एक बार देखो, 2 3 4 बार, थोड़े दिन के बाद आप रिवाइज करो, राइटिंग से ही आपका स्पीड बनेगा। और ये सब जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हो, अल्टीमेटली एग्जाम में अगर 3-4 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है तो आपका अगर हाथ सेट है तो वहाँ पे आप फास्ट लिख सकते हो। दूसरी बात, न्यूमेरिकल पूछते हैं तो न्यूमेरिकल आप प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो। तीसरी बात, अगर एमसीक्यूज के ऊपर पूछा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली पूछते हैं क्वेश्चन, तो अगर मुझे फाइनल आंसर्स पता है, देखो ये इक्वेशन पता है, ये इक्वेशन पता है, ये डिफरेंस अगर पता है, तो बहुत सारे एमसीक्यूज भी मेरे टैकल हो जाते हैं, है ना। तो अगर मुझे डिस्क्रिप्टिव वे में अगर पूरा पिक्चर पता है तो उसको कट शॉर्ट करने में बहुत आसानी होती है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट्स के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे ही वो फंसते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास प्रॉपर टाइम है, अगर आपके पास भी प्रॉपर टाइम है, ये प्रॉपरली आप लर्न करो, नोट डाउन करो। अगर आपके लिए एग्जाम में बहुत कम टाइम है तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो और ब्लैंक पेजेस के ऊपर रफली इसको फास्टली लिखने की कोशिश करो। 1 बार 2 बार सॉल्व करोगे, अल्टीमेटली आपको आ जाएगा, है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा, बीट्स फॉर्म, दैट इज अ बीट्स फॉर्म ऑफ अ बीट्स and I am using analytical method. Application of the phenomena of a beats. So this is the famous question. Based on the formula, there will be number of questions will be asked in the examination. तो अभी यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे बना है सबसे पहले, एंड दूसरी बात जो फॉर्मूला है हमारा उसको अप्लाई कैसे करना है। एनीवेज तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। सपोज मेरे पास 2 ट्यूनिंग फोर्क है, दिस इज द फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क एंड दिस इज द अनदर ट्यूनिंग फोर्क, है ना। अगर हम लोग इसको वाइब्रेट करते हैं तो इसका जो वाइब्रेशन है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, दैट इज n2, और इसका जो वाइब्रेशन इसकी फ्रीक्वेंसी होगी n1, कुछ भी नाम दो। लेट दिस इज द बी ट्यूनिंग फोर्क, दिस इज द ए ट्यूनिंग फोर्क। और अभी हमें बीट्स का फॉर्मेशन देखना है, बीट्स कैसे फॉर्म होगा। तो वो स्पेसिफिक केस में क्या होगा आंसर, लेट n2 रिप्रेजेंट अननोन फ्रीक्वेंसी। अभी ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी भी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता, और हमें एग्जाम में वही पूछा जाएगा कि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। एक की फ्रीक्वेंसी हमें दी जाएगी तो उसके हिसाब से हम लोग को वैल्यूज को पुट करके आंसर निकालना पड़ता है। लेट इट प्रोड्यूसेस m बिट्स पर सेकेंड विथ अनदर ट्यूनिंग फोर्क a of unknown frequency n1. So number of beats produced per second is given by difference in a frequencies of 2 sources. So n2 equal to n1 plus minus m. तो यहाँ पे m क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ बीट्स विच आर प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। तो यहाँ पे प्लस और माइनस ये सिंबल क्या है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल है। ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, जब भी न्यूमेरिकल दिया जाता है या क्वेश्चन दिया जाता है तो वो टाइम पे बोलते हैं कि जो ट्यूनिंग फोर्क है उसके ऊपर वैक्स अप्लाई किया गया है। तो अप्लाई अगर कोई भी चीज़ इसके ऊपर करते हो आप तो ये थोड़ा सा हेवी हो जाएगा, है ना, या फिर इसके ऊपर अप्लाई करते हो तो ये हेवी हो जाएगा। हेवी होने की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या कम होगी, यस, कोई भी चीज़ जब भी हेवी हो जाती है तो फ्रीक्वेंसी में कम होना पॉसिबल है ही। एनीवेज, तो ऑन अप्लाइंग वैक्स प्रॉन्ज बिकम्स हेवियर एंड अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। एंड अगर इसको आपने फाइल कर दिया, मान लो इसमें से थोड़ा सा पोर्शन आपने निकाल दिया, तो वो स्पेसिफिक केस में
हम लोग बोलेंगे प्रॉन्स जो है वो लाइटर बन गया और अल्टीमेटली उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद करना ही है। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं।